रोहन का खुशी खुशी बर्थडे मन रहा था। सभी लोग बहुत खुश थे कि रात के 12 बजे के बाद अमावस्या का दिन शुरू हो जाता है। इस बात की किसी को कोई खबर नहीं थी। अंधेरी रात और भोले भाले गांव वाले ये सोचकर खुश हो रहे थे कि इस बार अमावस्या की रात में कोई घटना नहीं घटेगी, जैसे कि पिछले कई अमावस्या से घटती आ रही थी, क्योंकि इस बार ओझा ने अपना काम कर दिया था। सब सो रहे थे। रोहन, उसके पापा और अंकेश सब छत पर सोने लगे। जब तीनों सोए तो सब ठीक था। अचानक रात में अंकेश को कुछ अजीब सी महक आई, जैसे कुछ सड़ रहा हो। उसकी बदबू उसको झंझोड़ रहे थे, लेकिन जैसे ही उसकी आंखें खुली, उसकी सांसें वहीं अटक गई। वहां पर रोहन नहीं था। रोहन, रोहन। तभी उसके पापा भी उठ जाते हैं। वो सब इधर उधर खोजने लगते हैं, लेकिन रोहन कहीं पर भी नहीं था। अचानक गांव में हल्ला मच गया कि इस बार भी वो चुड़ैल ओझा के झाड़ फूंक करने के बावजूद भी बच्चे को उठा कर ले गई। रोहन, रोहन बेटा। उसके पिता समझ गए थे कि वो चुड़ैल उसके बेटे को ले गई है। तभी उनकी आवाज़ सुन उसकी माँ भी उठ गई और बाहर आकर चिल्लाने लगी, रोहन, रोहन, बचाओ, बचाओ मेरे बेटे को। नीचे सो रही अंकिता और रितिका भी बाहर आ गई। क्या हुआ? रितिका ने अंकेश से पूछा। रोहन नहीं मिल रहा है, अंकेश ने रितिका से कहा। रितिका अचानक बेहोश होते होते बची, क्योंकि अंकिता ने उसे संभाल लिया। अचानक अंकिता के ऊपर खून का एक कतरा सा गिरा, और जैसे ही वो ऊपर की ओर देखती है तो उसके ऊपर एक साथ कई लोथड़े और खून के छींटे पड़ते हैं। तभी एक आवाज़ सुनाई दी, बचाओ अंकेश। अंकेश ने ऊपर की तरफ देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो चुड़ैल रोहन को अपने रीछ जैसे हाथों में थामी हुई थी और वो रोहन की गर्दन को मुंह से काट रहे थे। रोहन दर्द से बिलबिला रहा था, क्योंकि वो उसकी गर्दन को छोड़ नहीं रहे थे। हवा में कोई उसका क्या ही बिगाड़ पाता। रोहन, रोहन, अंकेश लगातार चिल्ला रहा था, और फिर वो उसको लेकर जंगल की तरफ उड़ चली। रोहन का शरीर दम तोड़ चुका था। वो उसको उठाए उड़ी चली जा रहे थे। मैं फिर आऊंगी, ये कहते हुए वो उड़कर वहां से चली गई। सभी बस उसे जाते हुए देख रहे थे। अंकेश बस सोचता ही रह गया, और वो अपना काम करके जा चुकी थी। रितिका का तो रो रो कर बुरा हाल था, और अंकिता कभी रोहन की माँ को समझाती तो कभी रितिका को। गांव वाले सब जानते थे कि उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो हर बार बच्चों को लेकर हवा में उड़ जाते थे। सब उसके पिता को ढाढ़स बंधाने लगे। किसी तरह रात कटी। सुबह जब रोहन को ढूंढने निकले तो रोहन की लाश वही गांव के बाहर खुर्द बुर्द हालत में मिली। उसको पहचानना भी मुश्किल था। आज अंकेश का जन्मदिन था और अमावस का दिन भी शुरू हो चला था, लेकिन अंकेश ने कोई जन्मदिन नहीं मनाया, क्योंकि आज उसका दोस्त रोहन इस दुनिया को अलविदा कह चुका था। अंकेश के दिल में उस चुड़ैल के लिए बहुत गुस्सा था। उसे पता था कि आज भी अंधेरा होगा और वो चुड़ैल ज़रूर आएगी उसको ले जाने के लिए। रात का सन्नाटा हुआ। आज अंकेश नीचे कमरे में लेटा उसका इंतज़ार कर रहा था कि वो कब आए। सब अपने अपने कमरे में थे, क्योंकि आज की रात फिर खतरनाक होने वाली थी। अंकेश की आंखों में नींद नहीं, बल्कि बेचैनी थी। गांव में आज के दिन कोई भी बाहर नहीं निकलता था। अचानक उसे खिड़की के पास एक साया उतरता हुआ नजर आया।
वो चुपचाप लेटा रहा। अंकेश एक निडर लड़का था। उसने जानबूझकर दरवाजे की कुंडी ही नहीं लगाई। उसे यकीन था कि आज की रात वो ज़रूर आएगी। अंकिता और रितिका दूसरे कमरे में थी, अपने माँ के पास। शेर का शिकार करना हो तो पहले बकरी को ही बांधा जाता है। वही अंकेश ने किया। अंकेश को यकीन था कि वो उसे बिस्तर से उठाने के लिए और फिर ले जाने के लिए ज़रूर कोशिश करेगी। अचानक दरवाज़ा खुला। बगैर कोई आवाज़ के वो इंतज़ार में था कि कब उसे वो चुड़ैल हाथ लगाए। तभी अचानक से उस चुड़ैल ने उसे पकड़ा और एकदम से अंकेश ने अपना चादर हटाया। उसके हाथों में भभूत थे। उसने तुरंत ही वो भभूत उस चुड़ैल के ऊपर फेंक दिया। भभूत पड़ते ही वो चुड़ैल जैसे छटपटाने से लगी। उसे जैसे कुछ भी दिख ही नहीं रहा था। उस चुड़ैल को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी अंकेश ने वहीं पास ही में पड़ा केरोसिन का बोतल उठाया और उस चुड़ैल के ऊपर डाल दिया और फिर माचिस मारकर घर को बंद कर दिया। उस कमरे को बंद करते ही वो चुड़ैल जैसे छटपटाने से लगी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अंकेश बाहर था। फिर उस चुड़ैल की आवाज़ सुनकर सभी गांव वाले भी बाहर आ गए। सब उस चुड़ैल को चीखता हुआ सुन रहे थे। फिर धीरे धीरे उसकी चीखें भी बंद हो गई और सब कुछ जैसे शांत हो गया। कुछ देर बाद लोगों ने घर का दरवाज़ा खोला तो वहाँ पर सिर्फ राख पड़ी मिली और कुछ भी नहीं था। उस दिन के बाद से किसी भी अमावस की रात को किसी का भी कोई बच्चा गायब नहीं हुआ और तब से लेकर आज तक वो गांव सही सलामत है। साक्षी अपने सोफे पर आराम से बैठे अपने मोबाइल पर व्हाट्सएप देख रहे थे। कई लोगों ने उसे मज़ेदार क्लिक्स भेज रखे थे जिन्हें देखकर वो पेट पकड़ पकड़ कर हंसते। तभी उसका ध्यान उसकी नारेला वाली आस्था मौसी के मैसेज पर गया। उसकी आस्था मौसी भी विचित्र चीज़ें भेजा करती थी उसे, पर साक्षी को वो सब भी पसंद था। देखें आज क्या भेजा है मौसी ने। ये कहते हुए साक्षी ने मैसेज खोला तो पाया कि आस्था मौसी ने एक गेम की फाइल भेजी है। उसका नाम था द ब्लडी मैरी गेम। साक्षी ने बिना कुछ सोचे बगैर कि उस फाइल में वायरस हो सकता था या उस गेम में कुछ घिनौना हो, उसने वो फाइल लोड कर दी। गेम शुरू हुआ और सामने स्क्रीन पर एक बेहद ही डरावनी औरत का चित्र आया। उसकी लंबी नाखून थी, काले घुंघराले बाल थे, आंखों के इर्द गिर्द काले घेरे थे, त्वचा सफ़ेद सी थी, शार्क मछली की तरह असंख्य नुकीले दांत थे और उसने लाल रंग का पुराने ज़माने का गाउन पहन रखा था। उस औरत के पीछे एक कमरा था जिसमें छत विछत लाश, आदमियों के अंग और खून हर तरफ फैला हुआ था। उसे देख साक्षी एक पल के लिए तो सहम गई, पर फिर भी उसने गेम खेलकर देखने की सोची। उसे डरावने मोबाइल गेम्स पसंद थे। ग्राफिक्स बढ़िया लग रहे हैं और माहौल भी काफ़ी डरावना है, बढ़िया। खुश होते हुए साक्षी ने मन में कहा। कुछ पल बाद स्क्रीन पर स्टार्ट का बटन आया जिसे साक्षी ने दबा दिया। फिर कुछ समय तक लोड होने के बाद वही डरावनी औरत स्क्रीन के सामने प्रकट हो गई और डरावने तरीके से हंसने लगी। ये सुन साक्षी थोड़ा घबरा गई। आगे उस औरत ने कहा कि उसका नाम मैरी है, जिसके बाद मैरी ने कहा, वेलकम, ब्लडी मैरी गेम में आपका स्वागत है। ये गेम खेलने से पहले एक चेतावनी, ये गेम काफ़ी डरावना है। अगर आप बच्चे हैं, वृद्ध हैं, दिल के मरीज हैं या फिर प्रेग्नेंट हैं तो इस गेम को ना खेलें।
प्रेग्नेंट शब्द ने साक्षी की दुखती रग पर हाथ रख दिया। वो दोबारा उन बुरी यादों में खो गए जिनसे वो बचना चाहती थी। शादी के 10 साल बाद भी वो माँ नहीं बन पाए थे। डॉक्टरों ने कह दिया कि वो कभी भी माँ नहीं बन पाएगी। शैलेंद्र, उसके पति और उसकी कितनी तमन्ना थी बच्चे के लिए। साक्षी ने फौरन इन ख्यालों को झटक दिया, अपने आंसू पोंछे और अपना पूरा ध्यान गेम में लगा दिया। आगे मैरी बोली, ये गेम आसान है। अपनी और अपने किसी प्रियजन की तस्वीर अपलोड करो, फिर आपके सामने एक बड़ा सा आईना आएगा। अपने कमरे में अंधेरा कर आपको बस 3 बार ब्लडी मैरी बोलना है और तब आपको भविष्य दिखेगा, आपका और आपके उस प्रियजन का। भविष्य देखने के बाद आपके सामने 2 विकल्प होंगे। अपने भविष्य के आधार पर आपको उन दोनों में से एक विकल्प को चुनना होगा। साक्षी ने मन ही मन कहा, ये गेम तो मुझे कोई डरावना सा स्लैशर गेम लग रहा है, पर यह तो काफ़ी आसान गेम निकला। कोई नहीं, गेम मज़ेदार लगता है, चलो खेलते हैं। साक्षी ने शैलेंद्र और अपनी तस्वीर अपलोड कर दी। फिर वो अपने कमरे में गई, खिड़कियों पर पर्दे डाले और अंधेरा कर अपने बिस्तर पर बैठ गई। बैठने के बाद उसने कहा, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी। स्क्रीन पर लोडिंग दिखने लगा। काफ़ी समय तक कुछ दिखा ही नहीं। साक्षी ने झुंझला कर कहा, ये तो बकवास गेम निकला, बेमतलब का मैंने अपना सारा समय बर्बाद किया। ये कहकर साक्षी उठी ही थी कि अचानक उसे चक्कर आए और वो गिर पड़ी। उसे जब होश आया तो उसने पाया कि वो किसी अनजान कमरे में थी। उसके हाथ पैर बंधे हुए थे, मुंह पर पट्टे थे, जिस कारण वो आवाज़ नहीं लगा पा रहे थे। तभी उस कमरे का दरवाज़ा खुला और सामने उसे 2 परछाइयाँ दिखे। साक्षी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा था। वो हैरानी से अपने आसपास देख रहे थे। फिर उन परछाइयों को उसने मन ही मन में कहा, ये सब क्या हो रहा है? मैं तो अपने घर में थी और वो गेम खेल रही थी, पर फिर क्या हुआ? याद नहीं आ रहा। मेरा किडनैप हुआ? नहीं, पर कोई ऐसा क्यों करेगा? तभी वो परछाइयाँ आगे आई और साक्षी को अपने उन परछाइयों के चेहरे दिखे। वो शैलेंद्र था और उसके साथ में उसकी सेक्रेटरी आयुषी। उन्हें देख साक्षी खुश हो गई। उसने सोचा शैलेंद्र उसे बचाने आया है, पर तभी साक्षी की नज़र आयुषी के पेट पर पड़ी जो बाहर आया हुआ था। साक्षी ने मन ही मन कहा, ये क्या हुआ? कुछ दिन पहले तक तो आयुषी 0 फिगर की थी, तो वो अचानक प्रेग्नेंट कैसे हो गई? साक्षी ये सब सोच ही रहे थे कि शैलेंद्र ने पास के एक टेबल पर रखा चाकू उठाया। साक्षी को लगा कि वो उसकी रस्सियां खोलने आया था, पर नहीं, शैलेंद्र ने साक्षी के पेट में चाकू घोंप दिया। साक्षी दर्द से चिल्लाई, पर वो आवाज़ उसकी दबकर ही रह गई। उसके मुंह पर लगे टेप के चलते। साक्षी की आंख में आश्चर्य देख शैलेंद्र ने कहा, ये आयुषी को देख रही हो साक्षी? उसके पेट में मेरा ही बच्चा है, वो बच्चा जो तुम मुझे कभी नहीं दे सकती। तुम्हारे वजह से मेरी कितनी बदनामी हुई, मुझे क्या क्या झेलना पड़ा, इसलिए अब तुम्हें मरना होगा। ये कहते हुए शैलेंद्र ने 4-5 बार चाकू मार दिए साक्षी को। साक्षी मदद की नज़रों से आयुषी को देखती रही, इस उम्मीद में कि वो एक औरत है, शायद वो उसकी मदद कर दे, पर नहीं, आयुषी की शक्ल पर तो भाव थे ही नहीं। कोई सामान्य मनुष्य किसी दूसरे की हत्या देखते हुए शांत नहीं रह सकता था। इसी के साथ साक्षी ने दम तोड़ दिया।
साक्षी के मरते ही शैलेंद्र ने एक कुल्हाड़ी से उसके टुकड़े किए और पास ही समुद्र में बहा दिए। ये सब साक्षी ना जाने क्यों देख पा रहे थे। तभी अचानक ही वो उठ खड़ी हुई। वो अपने कमरे में फर्श पर पड़ी हुई थी। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था और वो पसीना पसीना हो चुकी थी। उसने मन में कहा, शायद कोई बुरा सपना था। तभी एक आवाज़ आई, ये सपना नहीं था साक्षी। ये सुनकर साक्षी चौंक गए। उसने फौरन अपने कमरे की बत्तियां जलाई, पर वहाँ उसके अलावा और कोई नहीं था। तभी दोबारा आवाज़ आई, ये मैं हूँ साक्षी, मैं ब्लडी मैरी। अपना मोबाइल उठाओ और विकल्प चुनो। साक्षी बुरी तरह सहम गए थे। मोबाइल से मैरी की आवाज़ सुनकर वो अपनी जगह ही जम गए थे। तभी वो मोबाइल बुरी तरह से हिलने लगा और उसमें से एक आकृति निकली। वो कोई और नहीं बल्कि मैरी थी। उसे देख साक्षी अपने कमरे में भागने लगी, पर कमरे का दरवाज़ा खुला ही नहीं। मैरी साक्षी का मोबाइल उठाए उसके पास गए और उसे देते हुए बोली, ये लो साक्षी, और गेम को पूरा करो। अपने भविष्य के आधार पर विकल्प चुनो। साक्षी ने डरते हुए मोबाइल लिया और स्क्रीन पर देखा। सामने 2 विकल्प थे, एक मर जाओ और दूसरा था बदला। मैरी ने साक्षी से कहा, या तो तुम अपना भविष्य स्वीकार करो और अपने पति के हाथों मरो, या फिर बदला लो। तुमने कोई पाप या गुनाह नहीं किया, पर फिर भी तुम्हारा पति तुम्हें इसके लिए मार रहा है क्योंकि तुम कभी माँ नहीं बन सकी। ये तो भगवान की मर्जी से होता है, इसमें तुम्हारी क्या गलती। फौरन बदला का विकल्प चुनो, इससे पहले कि वो बेरहम लोग तुम्हें मार डालें। इस पर साक्षी बोली, पर मैं तुम पर भरोसा कैसे करूं? ये जो तुमने मुझे भविष्य दिखाया वो कोई भ्रम भी हो सकता है। इस पर मैरी बोली, मैं भी तुम्हारे ही तरह थी साक्षी। मैं इंग्लैंड में पहली रानी मेरी ट्यूडर थी। मैं भी माँ नहीं बन पा रहे थे, इसलिए मैंने काले जादू का सहारा लिया। तब मुझे पता चला कि यह काम मेरी सौतेली बहन का था। उसी ने काला जादू किया था मुझ पर तब तक देर हो चुकी थी और मैं बे औलाद ही मर गई। इसलिए मेरी आत्मा भटकती है आज भी, ताकि मैं अपनी जैसी औरतों की मदद कर सकूं। अब अगर तुम भी मुझ पर विश्वास नहीं करते तो फिर अपने पति पर नज़र रखना। साक्षी ने ठीक वैसा ही किया और उसने शैलेंद्र की बेवफाई के कई सबूत ढूंढ लिए। उसका दिल भी टूट गया बुरी तरह से। तब मेरी दोबारा से उसके सामने आई और बोली, सोच क्या रही हो? बदले का विकल्प चुनो। साक्षी असमंजस मेरी आवाज़ में बोली, पर मैं ये नहीं चुन सकती। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। कुछ महीनों बाद इंस्पेक्टर वाघमारे साक्षी के घर में उससे पूछताछ कर रहे थे। वो बोले, मैम, हमने कंफर्म कर लिया है, आपके पति की बेरहमी से हत्या के दिन आप अपनी सहेलियों के साथ थे। अपने घर की तलाशी लेने की इजाज़त देने के लिए शुक्रिया। जब कातिल आयुषी पकड़ी जाएगी तब हम आपको इत्तला कर देंगे। धन्यवाद। जय हिंद। इंस्पेक्टर के जाते ही साक्षी ने खुद से कहा, आप पूरी दुनिया छान मारो इंस्पेक्टर, वो आपको कहीं नहीं मिलेगी क्योंकि वो इस दुनिया में है ही नहीं। तभी उसने ब्लडी मैरी गेम खोला और उसमें से 2 आकृतियाँ निकली। एक ब्लडी मैरी थी और दूसरी रस्सियों से बंधी आयुषी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।